Hello everyone, good evening. बताएंगे मेरे को कहाँ पे थे? Sum of terms in GP क्या था लास्ट? थर्ड केस कर रहे थे कि हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ऑसिलेटिंग सीरीज के बारे में बताया था, मुझे लगता है ना। यस सर। ओके तो हमारा काफी मतलब होगा कन्वर्जिंग सीरीज से। आप मैथ्स 1 मैथ्स 2 आपके दो मतलब मैथ्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे तो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर के पहले 2 सेमेस्टर में, दोनों साल पहले 4 सेमेस्टर में मैथ्स आता है। तो मैथ्स 1 इज फर्स्ट सेमेस्टर वाला मैथ्स, मैथ्स 2 इज सेकंड सेमेस्टर वाला मैथ्स, इस तरीके से। तो वहां पे आप सीरीज के बारे में दोबारा पढ़ रहे होंगे, वहां पे आप देखेंगे कि कौन सी सीरीज कन्वर्जिंग है, कौन सी सीरीज डाइवर्जिंग है। आप डिटेल में डिस्कस तो इस बात को आगे कर रहे होंगे। मैंने अभी आपको एक क्यों बात बताई थी क्योंकि हमारे पास कुछ सीरीज हैं जो कन्वर्जिंग है ना, और जिनका सम हमें निकालना पड़ेगा। सो हम ये सीरीज आपको दिखाना चाहते थे थर्ड केस में, सम ऑफ इनफाइनाइट जी। हाँ, हाँ जी पानी पास हो गया है। जब माइक ऑन हो गया था। सीधा घूमने आती है क्लास में ना, ऐसे कभी कभी कि चलो आज देखते क्या चल रहा है। ओके, इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सॉरी माय बैड, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सॉरी सर, वो तबीयत बहुत खराब हो रही थी पहले मेरी। अभी कैसी है? पहले से बेटर है। एग्जाम वैक्सीन भी पे ली थी ना तो। नहीं सर, अभी नहीं है एग्जाम। तुम लोगों के हमजा यशिका उन्हीं नो सर, अभी नहीं होगा। कब से हैं? सर मार्च में मेरे। और लोग यशिका हमजा सिद्रा एग्जाम कब से? सर अभी शेड्यूल नहीं है। सर हमजा मार्च से है सर। हाँ सिद्रा। तो मेरे एग्जाम के भी डेट पता नहीं है, मार्च में ही होंगे। चलिए जी, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सबसे पहली बात तो देखिए मैंने ये जीपी लिख के छोड़ दी और इसका इनफाइनाइट जीपी का सम मैं निकाल रहा हूँ। मैंने उस दिन आपको कुछ सीरीज दिखाई थी, मैंने एग्जांपल आपको इस सीरीज से दिया था 2 4 8 16। ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है और फिर ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है जो देखो मैं अभी लिख रहा हूँ। ऊपर वाली सीरीज का सम नहीं निकाल पाते क्योंकि एक टाइम पे टर्म या सम निकाल तो पाते एक्चुअली इन्फिनिटी होता, क्योंकि इसकी टर्म्स लगातार बढ़ती जा रही है। इस वाली का सम पता नहीं क्या होगा पर हाँ निकाल सकते हैं, फाइनाइट आएगा कुछ, ये बोल सकते हैं। ओके, अब पॉइंट ये कि कब फाइनाइट आएगा और कब इन्फिनिटी आएगा। देखो जब टर्म्स बढ़ती जाएंगी, जब भी हमारे पास इंक्रीजिंग जीपी होगा तो सम इन्फिनिटी आएगा। जब टर्म्स घटती जाएंगी, डिक्रीजिंग जीपी होगा तो सम फाइनाइट होगा। तो बेसिकली जो आर है अगर 1 से बड़ा होगा तो हर टर्म बढ़ती ही जाएगी, तो आर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। इनफैक्ट -1 से 1 के बीच में होगी तो चलेगा। तो सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी sum of an infinite GP is finite, ऐसे लिखिए, is finite if mod r is less than 1। mod r less than 1 का मतलब है r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तभी हम इसका सम निकाल पाएंगे, अदरवाइज वैलिड नहीं है सम। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। तब अगर mod r यानी कि हमारा कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में नहीं है तो प्रॉब्लम है, तो नहीं निकाल पाएंगे सम। निकाल पाएंगे बट इन्फिनिटी होगा, आपके पास कभी नहीं आएगा ऐसे सम निकालने के लिए, राइट। आपके सिलेबस से बाहर की बात है। तो आपको आएगा कभी भी, जब भी आएगा सम तभी निकालने के लिए आएगा जब आपका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच हो। और क्या होगा सम?
देखिए जी, आपने पहले थोड़ी देर पहले अभी सम लिखा था, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, हमने ये देखा था, सम ऑफ n टर्म्स होता है जी a इंटू आर की पावर n माइनस वन, या चलो मैं इससे अब की बार ऐसे लिख रहा हूँ, a इंटू वन माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ये होता है जब हमारे पास n टर्म्स हो, राइट। अब हमारे साथ क्या हुआ, n टर्म्स नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स है, चलता जा रहा है। तो एक्चुअली हमने पता क्या करा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करा दी इसमें, यानी कि हमारा n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। तो लिमिट n टेंड्स टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे हम दोनों तरफ, ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a वन माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। यार लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये बन जाएगा s इन्फिनिटी बोल देते हैं इसको, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। राइट हैंड साइड पे जब आप देखेंगे तो n की वैल्यू रखनी है, एक ही टर्म है बस n वाली, ये देख लो, और उसे तो इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इससे ही है जो भी। अब ये देखिए कि जब आपका मॉड r लेस देन वन होगा, यानी कि r की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होगी, तो उसकी पावर हमने n ली, यानी कि उसकी पावर इन्फिनिटी ली। माइनस वन से वन के बीच में नंबर्स हैं, जितनी बड़ी पावर करूंगा नंबर उतना ही छोटा आएगा, अगर पावर इन्फिनिटी ले जाऊंगा तो नंबर जीरो बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि लेट्स से r वन बाई टू है, वन बाई टू माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है, आपने वन बाई टू की पावर इन्फिनिटी निकाली, वन बाई टू की पावर इन्फिनिटी इज वन टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन टू टू द पावर इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकता हूं दोनों को पावर्स को अलग अलग करके। एग्जैक्टली वन की पावर इन्फिनिटी तो वन ही होती है जी, इसमें क्या दिक्कत है, हमने वन टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म पढ़ी है, बट वो तो तब ना जब वन को टेंड कर रहा हो, अगर एग्जैक्टली वन है कोई भी वैल्यू तो उसकी पावर इन्फिनिटी का मतलब वन को आप बहुत बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितनी भी बार कर लो वन ही आएगा, कौन सा दिक्कत है। और टू की पावर इन्फिनिटी, भैया इन्फिनिटी बन जाएगी, यानी कि आंसर जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि r की पावर n वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी, जीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो यहीं पे लिख देता हूं इस बात को s इन्फिनिटी से पहले, व्हेन mod r is less than 1 then limit n tends to infinity r to the power n tends to 0, ये वैल्यू जीरो को टेंड कर जाएगी, और अगर ये वैल्यू जीरो को टेंड करी भैया तो यानी कि ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी भाई, r की पावर n वाली। तो सम बच जाएगा s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, ऊपर ये r की पावर n खत्म हुआ, बचा वन इंटू a, तो बचा सिर्फ a अपॉन वन माइनस आर। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ये होता है जी, काम आएगा आपके फॉर्मूला बार बार। बट निकलेगा तभी जब r माइनस वन से वन के बीच। निकालिए, सबसे पहले तो मुझे r निकाल के दिखाओ, जिसका r निकल जाए वो r बता दो क्या r आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन मेरे साथ करना।
हाँ जी बताइए, आर क्या है इस जीपी का? -1/4। -1/4। अगर नहीं पता आर कैसे निकालना है तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो आर के लिए हमारे पास, और एक और बात देखिए कि ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स चलती जा रही हैं, यानी कि आर नेगेटिव रहा होगा तो आर की वैल्यू आई 5/16 डिवाइडेड बाई माइनस के 5/4, 5 से 5 गया, 4 से 16 गया, बचा माइनस के 1/4। ए क्लियरली दिखाई दे रहा है माइनस के 5/4। तो सम ऑफ टू इंफिनिटी ऑफ द जीपी आएगा, यानी कि एस इंफिनिटी आएगा a/1 माइनस आर। ए माइनस के 5/4 है, 1 माइनस आर है माइनस के 1/4, तो नीचे बन गया +1 + 1/4 इज 5/4। तो ऊपर है देखो माइनस के 5/4, नीचे 5/4 -1, यानी कि इस जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम आ रहा होगा -1। सारे टर्म्स को जोड़ेंगे तो -1 बचेगा। नेक्स्ट एस के दिया हुआ है मेरे को, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा रखी है, सिग्मा आइज फ्रॉम 0 to n। सिग्मा का काफी काम पड़ने वाला है हमें आगे आगे चैप्टर्स में, ठीक है। तो अभी सिग्मा मेरे साथ रूल, तो मैं जब सिग्मा अभी सीरीज शुरू करेंगे तब समझाऊंगा। अभी आप मेरे साथ सिग्मा को एक्सपैंड करना सीख लीजिए, हम सीख भी चुके हैं पहले पहले, हम कई बार कर चुके हैं ये प्रॉब्लम ऑलरेडी। तो मेरे को ये दिया गया है कि भाई एस के लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा आइज फ्रॉम 0 to n 1/k+1 i। के क्या है? कोई कांस्टेंट है, कोई पैरामीटर है, अभी रुक जा, के को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि सिग्मा के अंदर तेरे को लिमिट्स दी गई हैं आई की। मिनिमम वैल्यू स्टार्ट हुई i = 0 से, मैक्सिमम वैल्यू गई n तक। n क्या है? इंफिनिटी। तो पहले तो इसको थोड़ी देर के लिए पहले तो सिग्मा ओपन कर ले, बस इस एक्सप्रेशन को समझ। तो एसके को खोला, अभी भी इस पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगी रहने दी। अभी बताऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का। बेसिकली इनफाइनाइट टर्म्स कहना चाहता है ये, 0 से लेकर n तक जा रहा है पर n इंफिनिटी जा रहा है, n इंफिनिटी जा रहा है, यानी कि 0 से लेकर टर्म्स चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। पर कोई नहीं, अभी देख लेंगे, पहले सिग्मा खोल लें जरा। आई की वैल्यू पहले 0 रखी तो ये बना k+1 की पावर 0 विच इज 1, तो फर्स्ट टर्म बन गई 1, प्लस सिग्मा का काम है प्लस लगाते चलो। आई की वैल्यू फिर रखी 1, आई की वैल्यू 0 से लेके n तक रखता जाऊंगा 1/1 और प्लस लगाता जाऊंगा। आई की वैल्यू 1 रखी दूसरी बार तो ये बना 1/k+1, देन put I = 2, you will get 1/k+1 whole square, similarly so on। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब ये है कि भैया ऐसी कोई टर्म नहीं आएगी, एक सिग्मा तो ये कह रहा है कि ये आ जानी चाहिए ना लास्ट टर्म, है ना, 1/k+1 की पावर n। पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का दोस्त ये मतलब है कि ये ऐसा होगा नहीं, एक्चुअल एक्सप्रेशन ऐसा होगा। रुक जाओ, ये होगा एक्चुअल एक्सप्रेशन, sk = 1 + 1/k+1 + 1/k+1 का होल स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ऐसे छोड़ दे इसको। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का ये मतलब है कि ये चलता जाएगा। और अगर ये चलता जाएगा तो मैंने देखा कि यार ये तो एक जीपी बन रहा है, ध्यान से देखो, जीपी तो है 1, फिर 1/k+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक बार और 1/k+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक बार और 1/k+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, जिसका कॉमन रेशियो है 1/k+1। अब डायरेक्ट लिखते हैं ये एसके को, एसके हो जाएगा a/1 - r। नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये k+1 उधर जाएगा, k+1 में से 1 घटेगा, k बचेगा। तो नीचे वाला पूरा पार्ट सॉल्व करने के बाद k/k+1 आएगा। k+1 ऊपर चला जाएगा और k को इधर ले जाओ एसके के साथ, k+1 गया ऊपर तो एसके हो गया k+1/k। मैं कह रहा हूं नीचे वाले k को उधर ले जाओ, तो k × एसके हो गया यहां से k+1। क्यों जी आप k को उधर क्यों लेके गए? अरे देख डायरेक्ट उस पे लगा रखा है सिग्मा, दूसरी बात देख,
k इंटू एस के पे लगा रखा है, तो रख देना k इंटू एस के की जगह k प्लस 1, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास सिग्मा k is from 1 to n k s k is equals to sigma k is from 1 to n k plus 1 हो जाएगा भाई। k की वैल्यूज रखना शुरू कर, 1 से लेके n तक रखनी है। अब एक बात समझ के देख, पिछली बार लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के दी थी, तूने n को इन्फिनिटी में बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार नहीं बोला n इन्फिनिटी है, होगा या नहीं होगा तुझे इस बात से मतलब नहीं है, तू उस सिग्मा को सॉल्व कर बस जो दिया गया है तेरे को। पिछले वाली एजम्पशन को इसमें यूज नहीं करना है, क्योंकि वहां पे हमें क्लियरली दिया गया है कि अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं तब s के निकाल के बता। इस बार n की वैल्यू नहीं दी गई तो n की टर्म्स में आंसर देते, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं जब इसमें k की वैल्यूज हम रखना शुरू करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ 2, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो बनेगा 2 प्लस 3, और k की वैल्यू n रखूंगा तो बनेगा n प्लस 1। AP बन रहा है यार, फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n प्लस 3, तो n इंटू n प्लस 3 बाई 2 आ जाना चाहिए आंसर। यस, n इंटू n प्लस 3 बाई 2। हाँ जी, आगे बढ़े, कोई बच्चा है तो प्लीज रेज योर हैंड। सर जो लास्ट वाला है उसमें जो एपी है उसमें एस एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1/2 वाला लगा है, तो फिर आंसर अलग है। इसमें एक प्रॉब्लम है, नहीं एक तो 1 नहीं दिया हुआ, देख 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा सम, ठीक है, यस एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम के n प्लस 1 तक जा रहा है, तो तू इस सीरीज को ऐसे जरूर लिख सकता है, देख मैं साइड में लिख के दिखा रहा हूँ। तो इसको ऐसे लिख सकता था, 1 ऐड कर दे अपनी तरफ से, इससे पहले कुछ n आ रहा होगा, और माइनस भी कर दे 1, ठीक है। अब इसका सम निकाल, ये 1 से लेके n प्लस 1 टर्म्स तक का सम है, n तक का नहीं, तो जहां तक का भी सम ले रहा है इनटू उससे अगली टर्म n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ऐसे भी कर सकता था, उससे भी सॉल्व करके यही आएगा जो हमने लिखा है। यस सर, ठीक है। हाँ जी चले, ओके, बता दीजिए कोई भी बच्चों। हमने अभी तक जीपी पे क्वेश्चन नहीं करे हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। आपको कुछ कुछ बातें बतानी है मुझे, जो मैं पूछता जाऊं, क्वेश्चन मेरे साथ ही सॉल्व करने हैं सारे।
आपको दो इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर, एक तो 3 लॉग्स एपी में दिए गए हैं और एक बोला गया है कि एबीसी तीनों जीपी में है। तो अगर एबीसी तीनों जीपी में है, पहले वाली इंफॉर्मेशन का सेकंड वाली इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी होगा। एक तो जी मेरे पास ये है इंफॉर्मेशन। क्या आप मुझे पहली इंफॉर्मेशन से कुछ बता सकते हैं? कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ऐसी? तीन लॉग्स एपी में दिए गए हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं लॉग हटा के तीनों टर्म्स जीपी में नहीं होनी चाहिए? यस सर। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी A1 A2 A3, कुछ नंबर्स अगर जीपी में है और हम उन सबका लॉग ले लें तो एपी में आ जाएंगे। अब इसका रिवर्स काम कर रहे हैं, कुछ लॉग्स एपी में दिए गए हैं तो मैं ये बोल रहा हूं कि लॉग हटा दीजिए, अंदर जो होगा वो जीपी में होगा। तो मैंने कहा दूसरी वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि 5c अपॉन ए कॉमा 3b अपॉन 5c एंड a बाई 3b जीपी में होना चाहिए, क्योंकि इनके लॉग्स एपी में आ रहे हैं। तो फिर से वही चीज, बीच वाले का स्क्वायर यानी कि 9b स्क्वायर अपॉन 25c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट ए से ए कैंसिल हुआ, 5c अपॉन 3b। भेज दिया इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 27b क्यूब इज इक्वल्स टू 125c क्यूब, बोले तो 3b और 5c दोनों बराबर है भाई। इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आप पहले मेरी एक बात और सुनो, देखो यहाँ पे ना आपको एबीसी तीन साइड्स हैं, तो तीन कंडीशन दी जानी चाहिए थी अगर आप एबीसी तीनों को फाइंड आउट करना चाहते थे तो। चाहते तो थे यार हम तीनों को फाइंड आउट करना, पर अगर दो ही कंडीशन दी गई है तो हम तीनों को फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, ये समझ लो। एक तो दो ही कंडीशन दी गई है, कोई और कंडीशन नहीं है। एक दिया गया ये तीन चीजें एपी में, हमने उसको यूज करते हुए बना लिया जीपी। एक दिया गया एबीसी जीपी में है, तो हमने उसको यूज करते हुए बना लिया बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। हमसे बोला गया एबीसी लेंथ्स ऑफ साइड्स, एबीसी की वैल्यूज निकाल के हमें ये बताओ कि क्या ये किसी ट्रायंगल की साइड हो सकती हैं, अगर हो सकती हैं तो किस ट्रायंगल की। हमने निकालना शुरू करा, हम एबीसी तीनों की वैल्यूज अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे, मैं ये कह रहा हूं आपसे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो क्या करें जी, तो आप एक वेरिएबल की टर्म्स में और सबको निकाल लो। कैसे? एक दोस्तों ने बी और सी का आपस में रिलेशन निकाल लिया, तो यहां से तो ये बोल सकता है कि सी की वैल्यू जो होगी ना वो 3/5b होगी, बल्कि मैं इसको ऐसे ना लिखते हुए वैसे ही लिखूंगा, यूज यहीं से ही कर लूंगा ये चीज। तो मैंने लिख दिया सी की वैल्यू 3/5b है। अब ए को भी बी की टर्म्स में निकाल ले। कैसे निकाले? सी की जगह रख दो उठा के 3/5b, यूज सेकंड इन फर्स्ट। आपने कहा जी, आपने बोला ठीक है, अगर सेकंड को फर्स्ट में यूज करता हूं यानी कि सी की जगह रख दू 3/5b, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी की जगह रखो 3/5b। एक बी से एक बी गया, बी जीरो तो हो नहीं सकता, यहाँ पे साइड है, बी वैल्यू हो जाएगी 3/5a, यानी कि a हो गया 5b/3। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो पता है ए बी सी की जगह तो ये भी लिख सकता है a, b, c इज इक्विवेलेंट टू, a की जगह लिख दे 5b/3, b की जगह b ही रहने दे, c की जगह लिख दे 3/5 ये कह रहा हूं, ये कर सकते, ठीक है। अब पहली बात तो साइड बना रही होंगी कि नहीं बना रही होंगी, तो सबसे बड़ी साइड इसमें 5b/3 है। ये देख दोनों छोटे वाली साइड्स का सम क्या तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है? अगर बड़ा आ रहा है तभी ट्रायंगल बना पाएंगे, नहीं आ रहा तो नहीं बना पाएंगे। तो हमने कहा यहाँ पे बट
b प्लस 3/5b, दोनों छोटे वाली साइड्स को जोड़ा तो ये मिला 8/5b। 8/5 को भाई साहब आप 1.6b भी लिख सकते हैं, विच इज लेसर देन 5/3b। 5/3b का मतलब है 1.66b, मतलब दो साइड्स का सम तीसरे वाली साइड से छोटा है, यानी कि दे कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। आप पूछ रहे हो किस ट्रायंगल की साइड है, मैं कह रहा हूं आंसर है नोटा। ट्रायंगल तो बनाओ, दिखाओ कैसे बन रहा है ट्रायंगल। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 3 पैरामीटर्स थे, 3 अननोन्स थे, इक्वेशन थी 2, नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे सारे केसेस में अपने सारे वेरिएबल्स को, पैरामीटर्स को, अननोन्स को, जो भी तुम इन्हें बोल रहे हो, एक ही अननोन की टर्म में निकाल दो। आगे बढ़े। सर एक मिनट। ये करना है यार तुम्हें। कॉमन रेशियो पूछा गया आपसे। आपको फर्स्ट टर्म दी है, an दी है, an का मतलब है लास्ट टर्म दी है, टोटल n टर्म्स का सम भी दिया है 189। r पूछा गया है भाई। तो हमारे पास कोई लास्ट टर्म से रिलेटेड SN का फॉर्मूला था क्या, सम ऑफ n टर्म्स इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म? अगर था तो बता दीजिए क्या था। अच्छा, अभी बहुत ताजा ताजा ही करा था मुझे तो लगता है हमने। ऋषि का क्या था हमारे पास फॉर्मूला लास्ट टर्म की? a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। देखिए सम ऑफ n टर्म्स में सेकंड पार्ट में लिखा होगा। इस l को हम an भी l से मतलब लास्ट टर्म है, an यहाँ पे लास्ट टर्म ही है। अगर n टर्म्स का सम है तो nth टर्म ही लास्ट टर्म होगी ना फिर तो, अपॉन 1 माइनस आर। ये बनता है भाई फॉर्मूला। आपको a पता है, आपको l पता है, आपको SN पता है, r निकालना निकाल लो।
आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ R2 आ रहा है, बस फॉर्मूला लगाना सिखा रहे थे। आगे बढ़े जी। यस सर। ओके, सो जस्ट लाइक योर अर्थमेटिक मीन, अभी आपने एक ही तरीके का मीन पढ़ा है। मीन बहुत सारे तरीके के निकाले जा सकते हैं, हर मीन कुछ ना कुछ अलग चीज दे रहा होता है यार। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, स्टार्ट्स में तुम्हारा बहुत ज्यादा सिलेबस जेईई का तो कुछ होता नहीं है सच, ना क्वेश्चन ही आता हर साल। ऑल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चन आते हैं स्टार्ट्स के, और इजी होते हैं क्वेश्चंस, कुछ ऐसा सच बहुत नई चीजें नहीं होती है। तो स्टार्ट्स में तुम्हें मैं वैसे अलग से नहीं पढ़ा पाऊंगा, अभी बता रहा हूँ इसलिए बात। तो स्टार्ट्स में ना मीन, मीडियन और मोड हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट होते हैं। इनका काम होता है किसी भी डेटा से हमें कुछ कुछ इन्फ्रेंस देना। जनरली ना, मैं ये तुम्हारे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो जनरली ना लोग जब भी हम कॉलेजेस देखते हैं तो उनके प्लेसमेंट्स देखते हैं, तो हम प्लेसमेंट्स में ना एवरेज पैकेज को बहुत वो सोचते हैं कि एवरेज 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 पैकेज क्या है ना। अगर तुमने भी कभी देखा हो, तुम भी किससे बात करोगे तो वो पूछेगा तुमसे जब तुम्हारा कॉलेज होगा कि एवरेज पैकेज क्या है कॉलेज का, तो लोग ऐसे बहुत देखते हैं। वो गलत तरीका है देखने का। हमें मीडियन पैकेज देखना चाहिए किसी भी जगह का। मीडियन से मतलब एवरेज, मतलब होता है एवरेज बढ़ भी जाता है, पता है। एवरेज बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि मान लो लेट्स से आपने अभी, क्योंकि मीन मीडियन की बात आ गई तो ये ऐसी बस आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, काम आएगी आपके लिए लाइफ में काफी आगे चलते हुए। तो आपको मीन पैकेज तो देखना ही है, बट मीडियन पैकेज भी देखना है। किसी भी कॉलेज का मीडियन पैकेज क्या होगा? मीडियन मतलब कि मिडिल वैल्यू, कि जैसे सब लेट्स से हमारे पास टोटल 13 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, तो 7th बच्चे का क्या प्लेसमेंट हुआ। क्योंकि ऐसा होता है कि ना बहुत कुछ कुछ बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब ड्यू टू वेरियस रीजंस वेरियस फैक्टर्स, वो अलग पॉइंट है। बट ऐसा होता है कि एक दो बच्चे का प्लेसमेंट ज्यादा हो गया लेट्स से। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि 12 लोगों का प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 5 और 6 लाख हुआ पर एनम। ये स्टार्टिंग सैलरी होती है, ये तो अच्छी सैलरी होती है स्टार्टिंग में भी, मतलब ठीक ठाक होती है ये। अदरवाइज होता है इससे ज्यादा भी है, बट आप इसे एवरेज लेके चल सकते हैं कि इंडस्ट्री में 5-6 लाख को ठीक एवरेज माना जाता है। और 12 बच्चों की 5 to 6 लाख पर एनम जॉब लग रही है, बट एक बच्चे की जिसको मिली है कोडिंग कंपनी, उसकी लग गई लेट्स से 20 लाख। अब इसने इतने ज्यादा पैसे हो गए कि ये ना आप सबका एवरेज बढ़ा देंगे। अब लोगों को लगेगा कि अरे 8 लाख एवरेज है, अच्छा कॉलेज है ना, ऐसे देखते हैं। ये तो थोड़ा सा रियल वर्ल्ड की फीलिंग बता रहा हूँ कि लोग ऐसे देखेंगे अरे 8 लाख पैकेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। वो 8 लाख इसलिए हुआ क्योंकि एक का 20 था, औरों का तो 5-6 ही था ना। तो यहाँ पे मीन हमें सही वैल्यू नहीं देता, तो मीन से ही सिर्फ जज नहीं कर सकते हम प्लेसमेंट पैरामीटर्स, हमें मीडियन भी देखना चाहिए। अगर हम देखते हैं ना 7th बच्चे का क्या प्लेसमेंट है, तो हमें खुद ही दिख जाता है कि अरे ये तो 5 पे ही है, मतलब ये 8 बता रहे हैं, पर इसका मतलब इनके यहाँ हाई ब्रैकेट वाली चीजें होती होंगी, बट कंसिस्टेंट नहीं है उतना। तो इसलिए हमें हमेशा मीडियन पैकेज देखना होता है, मीडियन क्वांटिटी इंपॉर्टेंट भी होती है काफी। ओके, तो मीन्स कई तरीके के होते हैं, मैं ये बता रहा था अभी आपसे। एक तो आपने पढ़ा अर्थमेटिक मीन, अब आप दूसरा पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है
अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीन निकालने वाले हैं तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस to the power 1 by number of observations. Product of all the observations to the power 1 by number of observations. ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। कितनी भी ऑब्जर्वेशंस का आप ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं ऐसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, हम वैसे करेंगे जैसे एएम में करके आए थे। पहले 2 का निकाल के देखेंगे कि जी 2 क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता, क्योंकि 2 का याद रखना है। जैसे 2 क्वांटिटीज ए और बी का अर्थमेटिक मीन होता है a + b/2, वैसे ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा वो भी याद रखना है। वैसे हार्मोनिक मीन अभी आएगा थोड़ी देर में, वो क्या होगा वो भी याद रखना है। ओके, तो पहले हम निकालेंगे 2 ऑब्जर्वेशंस का, फिर हम निकालेंगे n ऑब्जर्वेशंस का, और उसके बाद हम फिर से इंसर्ट करेंगे n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर रहे होंगे। इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। हम लोग भी यार हर साल यही सोचते रहते हैं कि इस पे क्वेश्चन आएगा। कि जो हम सोच रहे होते हैं उसी तरीके की चीजें आती हैं, हम कर जाते हैं उनके साथ। बहुत बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम तो अलग ही आता है, बट हम भी सोच रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक टॉपिक पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया सीक्वेंस एंड सीरीज में, एक टॉपिक अभी बचा हुआ है। बहुत सारे चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर चुका है जी, उसमें हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको हर कॉन्सेप्ट बताया जाता है। हर कॉन्सेप्ट तो सब जगह ही बताया जाएगा, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसपे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, मैं भी आपको उस पर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो ज्योमेट्रिक मीन, पहली चीज फर्स्ट ऑफ ऑल GM of 2 numbers। अगर मेरे पास 2 नंबर्स है, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो यार उनका ज्योमेट्रिक मीन, लेट्स से आपके पास नंबर्स हैं A एंड B। तो अगर आपके पास A और B कोई 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं तो 2 पॉजिटिव भी ना, कोई भी नंबर, 2 रियल नंबर्स, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा GM, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल G से, जैसे कैपिटल A से अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए 2 ऑब्जर्वेशंस का निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि A इंटू B, दोनों का प्रोडक्ट, टू दी पावर 2 नंबर है तो 1/2, यानी कि √AB। तो भाई AM था A + b/2, GM है √AB। अब अगर जी n नंबर्स का होता तो क्या कर रहे होते? ऐसे ही करते हैं यार, बिल्कुल जैसे तूने अभी करा। तो वो बोलता कि लेट्स से जी हमारे पास x1 x2 से लेके xn तक n रियल नंबर्स है, n रियल नंबर्स है। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालें? इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा फिर से अगेन सबका प्रोडक्ट, यानी कि x1 x2 xn, इन सबका प्रोडक्ट टू दी पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 अपॉन n। ज्योमेट्रिक मीन is equals to product of all the observations to the power 1 upon number of observations। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें इंसर्ट करने हो कुछ ज्योमेट्रिक मीन्स, तो आपसे बोला जाएगा 2 नंबर्स दे दिए जी, इनके बीच में कुछ ज्योमेट्रिक मीन्स डाल दीजिए। तो इंसर्शन ऑफ n GMs ज्योमेट्रिक मीन्स, आप इसको पूरा लिखेंगे, GMs नहीं लिखना है, पहली बार ही लिख रहे हो इसलिए पूरा लिखो। तो ज्योमेट्रिक मीन एक अलग चीज है, ज्योमेट्रिक मीन्स एक अलग चीज है। सर सर अगर मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाल तो 1 टू द पावर 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फिर टर्म्स तो पूछा जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स का नहीं पूछा।
मतलब उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी उन्हीं में, तो इसलिए पूछा भी नहीं जाएगा। ओके सर। तो लेट्स से जी आपके पास कोई दो नंबर्स हैं ए और बी और G1 G2 अप टू Gn, ये GM से, ए और बी कोई दो नंबर है, G1 से लेके Gn तक, ये आपके पास कुछ ज्योमेट्रिक मीन्स है। अगर दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने थे तो इस बात का मतलब ये हुआ कि A, G1, G2 चलते चलते Gn, B, ये सब के सब जीपी में होने चाहिए। याद करिए यही एग्जैक्टली काम हमने एम्स में करा था। जब हम n एम्स को इंसर्ट करना चाहते थे दो नंबर्स के बीच, तो हमने कहा कि ये सारे के सारे एपी में होने चाहिए। वैसे ही जब जीएम्स को इंसर्ट कर रहे होंगे तो ये सब के सब जीपी में होने चाहिए। आपको ए पता होगा फर्स्ट टर्म, आपको बी पता होगा लास्ट टर्म, आपको एन पता होगा कि कितने टोटल जीएम्स हमें इंट्रोड्यूस करने इनके बीच में। आपको क्या निकालना होगा? आर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एन तो जीएमसी हो गए, दो ये हो गए ए और बी, तो एन प्लस 2 टर्म्स हो गई भाई। इसका मतलब ये है कि तू ऐसे लिख सकता है, लास्ट टर्म जो कि तुझे पता होगी इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म पता होगी इंटू आर की पावर जितने भी नंबर ऑफ टर्म है -1, n प्लस 2th टर्म थी तो n प्लस 1, यानी कि r की वैल्यू क्या आएगी यहां से b बाई ए टू दी होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ये r की वैल्यू है। अब G1 कैसे लिखूं? ए आर, यानी कि a इंटू बी बाई ए टू दी पावर 1 अपॉन n प्लस 1। G2 कैसे लिखूं? ए आर स्क्वायर, a इंटू सब होगा ये तेरे पास b अपॉन ए टू दी पावर 2 अपॉन n प्लस 1। ऐसे Gn कैसे लिखूं जी? ऐसे ए आर की पावर n, यानी कि a इंटू बी बाई ए टू दी होल पावर n अपॉन n प्लस 1। दो इंपॉर्टेंट बातें। एक बात, G1 से लेकर Gn तक सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे निकाल सकता हूं? इक्विडिस्टेंट टर्म्स वाली प्रॉपर्टी से। उसका क्या मतलब होता है? आप ऐसे मत लिखो उसको, इससे पहले तो अर्थमेटिक मीन वाली प्रॉपर्टी भी लिखिए। तो लेट्स से कोई दो नंबर्स हैं और तूने उसके बीच में n अर्थमेटिक मीन्स डाल दिए, ये काम तू पहले करके आया, तो n अर्थमेटिक मीन्स का मतलब ये एपी बन रहा होगा। तो a1 से लेके an तक का सम, इस पर भी तो क्वेश्चन नहीं आया, ये बात कर रहा था मैं। इन सब का सम होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n टर्म्स हैं जी, डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि a1 प्लस an। a1 प्लस an a प्लस b के बराबर ही होगा, इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम। सिमिलरली ऑन द सेम नोट, अगर तुझे इनके बीच में n GMs इंसर्ट कराए जाते जो तू अभी करके आया, और तेरे को बोला जाता है ये प्रोडक्ट निकाल जी इन सबका, तो जैसे वहां पे सम चलता है ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट चलता। तो ये प्रोडक्ट ऐसे निकाला जा सकता था G1 G2 अप टू Gn। यहाँ पे सबका प्रोडक्ट निकालने के लिए तेरे को कर देना चाहिए रूट ए बी की पावर n। हर टर्म को रूट ए बी से रिप्लेस कर सकता है, GM से, GM ऑफ ए एंड बी से रिप्लेस कर सकता है।
तो ये बन जाएगा AB टू द पावर n/2, क्योंकि इक्विडिस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट सेम होगा। तो जो AB का प्रोडक्ट होगा वही G1 GN का प्रोडक्ट होगा, वही G2 GN-1 का प्रोडक्ट होगा। तो ये टोटल n टर्म्स हैं, तो इनके n/2 पेयर बन जाएंगे, ये रखी पावर n/2, और जितने भी पेयर्स बनेंगे हर पेयर का प्रोडक्ट AB के बराबर ही होगा। तो ओवरऑल ये बन जाएगा भाई, इसको n टाइम्स A लिख सकता है, कैपिटल ए अर्थमेटिक मीन से रिप्रेजेंट करते थे n टाइम्स A, और इसको G की पावर n लिख सकते हैं। G इज दिस इज G, ये G, इसको तो GM ही लिखे यार, सॉरी यार, भूल गया मैं। G से मतलब दो का ही ज्योमेट्रिक मीन रिप्रेजेंट करेंगे। G का मतलब रूट AB, G का मतलब रूट AB, A का मतलब कैपिटल A का मतलब A प्लस B/2, ऐसे ही देखना है हमेशा। आगे बढ़े, सर एक मिनट। हैंड रेज कर दो। मुनीब हैंड रेज करो, उनको पता रहेगा। ओके, करिए जी जरा फटाफट पहले काम। The 5 GMs पांच GMs बताने हैं इसके और इसके बीच में। A पता है आपको, B पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा R का, R निकाल, सारे GMs आ जाएंगे। R का फॉर्मूला ये देख, B अपॉन ए लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म टू दी पावर, जितने GMs निकालने हैं उससे एक ज्यादा, 5 से एक ज्यादा 6, पर 6 का रेसिप्रोकल 1/6। B पता है तुझे, A पता है।
हाँ जी, निकला फर्स्ट। आर तो आ गया, अब आर के बाद आगे भी तो होगा कुछ क्वेश्चन, नहीं? यस सर, वो सब लिखना पड़ा। 9/576 आया, ये 9 से कट किया मैंने 6 4 1/64। 1/64 की पावर 1/6 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/64 को हम 1/2 की पावर 6 लिख सकते हैं, कैंसिल आउट होके 1/2 आएगा। समझा? G1 G2 G3 G4 G5 बोल इनको, A1 नहीं, करेक्ट है। तो G1 हो जाएगा A इंटू आर, A क्या है 576 इंटू हाफ, 576 इंटू हाफ 288। G2 इसका फिर से हाफ कर दे 144। G3 फिर से हाफ कर दे 72। G4 फिर से हाफ कर दे 36। G5 5 ही निकालने थे ना, हाँ ठीक है, फिर से हाफ कर दे। अब देख G6 है नहीं, पर इसके बाद अगला B आना चाहिए, 9 खुद ही आ रहा है, देख ले, तो सही करा, ये पहचान है। आर के लिए फॉर्मूला लगाए तो सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके, GMAM के। तो नेक्स्ट आ जाओ जी, AM दे रखा है, B और C का A है। मैंने कहा जी अगर B और C का AM A है तो इसका मतलब ये है कि A की वैल्यू B प्लस C/2 होनी चाहिए, एक बात। और आप कह रहे हो दो GMs भी हैं, G1 G2, इसके B एंड C के ही बात कर रहा है अभी। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो समझोगे उससे कि B और C के बारे में ही बात कर रहा है। B और C का AM है A, और B और C के बीच में दो GM है G1 G2। मैंने कहा ठीक है जी, GM निकालने के लिए पहले क्या निकालू, R क्या होगा जी, C/B, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, टू दी पावर जितने भी 1 जितने भी GM निकाल रहे थे उससे एक ज्यादा, 2 निकाल रहे थे 3, तो R की वैल्यू हो गई C/B की होल पावर 1/3। ठीक है, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब पूछा गया है, तो पहले तो मैंने कहा G1 G2 तो निकाल लें। G1 क्या आएगा जी, G1 आएगा फर्स्ट टर्म यानी कि B इंटू आर, यानी कि C/B की होल पावर 1/3। सिमिलरली G2 निकाल लिया जी, G2 आया हमारे पास क्या, G2 आया B इंटू C/B की होल पावर 2/3। एक और बार यही चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैंने कहा जी G1 G क्यूब क्या है, G1 क्यूब आया B क्यूब इंटू C/B की होल पावर 1 बन जाएगी, पावर 1/3 दी गई है, क्यूब करेंगे पावर 1 बन जाएगी, यानी कि G1 क्यूब आ जाएगा B क्यूब अपॉन C इंटू B, जिसकी वैल्यू आएगी B² C के बराबर। G2 क्या आएगा जी, सॉरी G2 क्यूब आएगा B क्यूब C² अपॉन B² कैंसिल होगा तो BC² बन जाएगा भाई G2 क्यूब। हमने कहा इसका मतलब G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब की वैल्यू B² C प्लस C² B के बराबर। BC कॉमन आ गया, ऊपर वाली चीज ही नीचे लिख दे, इधर आ गया BC कॉमन, बचेगा B प्लस C। फर्स्ट इक्वेशन से B प्लस C को 2A बोल सकता हूं,
बी प्लस सी को 2a बोल सकता हूँ, तो 2a इंटू बी सी, 2a बी सी आंसर आ जाएगा। पूछ सकते हैं प्रॉब्लम। एम का फॉर्मूला लगाया, जीएम का फॉर्मूला लगाया, जी1 जी2 निकाला, फिर इनका क्यूब करा और क्यूब का सब निकाला। नेक्स्ट फोर्थ वाला लिख लो, होमवर्क है। नेक्स्ट थर्ड, इसमें कह रहा है ए और जी कोई ए एम और जी एम है, ए एंड बी दो नंबर्स हैं, ए एंड बी। कैपिटल ए उनका ए एम है, तो मैंने कहा कैपिटल ए की वैल्यू जानी चाहिए ए प्लस बी बाई 2, और कैपिटल जी की वैल्यू जानी चाहिए इन दोनों नंबर्स का जी एम है, रूट ए बी। ए माइनस जी निकालने का है, ठीक है। मैंने कहा ए माइनस जी हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं इसको a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब देखिए इसको, a को मैं लिख सकता हूं रूट ए का होल स्क्वायर, b को मैं लिख सकता हूं रूट बी का होल स्क्वायर, माइनस 2 रूट ए रूट बी। तो एक्चुअली जो ऊपर लिखा हुआ है वो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ही है, डिवाइडेड बाई 2। ये बन जाएगी इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके। और देखो यहां से एक रिजल्ट और बनता है कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर दिया गया है, यानी कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन, कितने भी नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हमेशा उन नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही होगा, गारंटीड। ये प्रॉपर्टी भी है अभी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है जेई एडवांस में भी, क्वेश्चंस करेंगे भी हम क्लास में। और लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका होमवर्क। इसमें बड़ी अजीब सी चीज हो रही है, पैटर्न ही बन रहा है, और पैटर्न इस तरीके का है कि 1 आया 1 टाइम्स, फिर 2 आया 2 टाइम्स, फिर अगली बार 4 आया 4 टाइम्स, और फिर आया 8 8 टाइम्स। यानी कि 2 की पावर्स उतनी बार लिखे जाएंगे जितना वो नंबर है। तो 2 की पावर चलती जा रही है, 2 की पावर 0 यानी कि 1 एक बार है, 2 की पावर 1 2 बार है, 2 की पावर 2 3 बार है, 4 बार है। तो आपसे पूछा गया 1025th टर्म कौन सी होगी। जी आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़े तो एक नया प्रोग्रेशन आ जाता है हमारे सामने। थर्ड प्रोग्रेशन काफी छोटा है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि एचपी।
तो एक ऐसे सीक्वेंस को हम एचपी बोल सकते हैं जिसकी हर टर्म का रेसिप्रोकल एपी में हो। जैसे समझो 3 5 7 9 11 13 15 ये भी बना रहा है, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लूं ना, यानी कि 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/13 ये एक एचपी बना रहा है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। तो एचपी के लिए मेरे सीक्वेंस की रेसिप्रोकल एपी में होना जरूरी है। सो A1 A2 अप टू AN सारे नॉन जीरो हैं, सारी टर्म्स नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं हो सकती कोई भी टर्म। तो A1 A2 up to AN non-zero numbers are said to be in HP if 1 by A1 1 by A2 up to 1 by AN are in AP। हाँ जी, तो देख लीजिए मैंने आपको एग्जांपल भी लिख के दिखाया कि अगर ये एपी में होगा तो ये एचपी में हो जाएगा। पूरा एचपी एपी की तरह ही सॉल्व होगा, बस एपी में एचपी में सम ऑफ एन टर्म्स नहीं निकाल पाएंगे। तो पता है थोड़ी सी समझ नहीं आती बात। देखो सारे फॉर्मूले वैसे ही चलेंगे, तो मैं आपको जनरल एपी दिखाता हूँ, जनरल एचपी दिखाता हूँ। मुंह से भी एपी निकलता रहता है एचपी के लिए। एचपी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ एपी। तो फर्स्ट टर्म अगर इसकी ए होगी, सेकंड टर्म इसकी 1/a+d होगी। फर्स्ट टर्म 1/a है, फिर 1/a+d है। चलते चलते लास्ट टर्म ये होगी, ये इसकी nth टर्म। सम नहीं निकाल सकते भाई। अच्छा चलिए एक छोटे से एग्जांपल से दिखा देता हूं ये बात। नो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एचपी। ये बात ध्यान रखिए, कोई फॉर्मूला नहीं है सम ऑफ एचपी के लिए। सम सम, नो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एचपी। कैसे? आपने कहा जी हमारे पास तो है फॉर्मूला एपी का n/2 a + n-1 × d। आपने तो कहा एचपी को पूरा रेसिप्रोकल लेके चलना है एपी का। भैया एचपी की प्रॉब्लम दिखे ना, एपी बना दियो पहले ही उसका। तेरे को बताया गया जी a1 a2 a3 ये सब टर्म्स एचपी में है, तू क्या करेगा? तो उसका रेसिप्रोकल लेगा, बोलेगा ये सारी टर्म्स एपी में है, अब मैं एपी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करूंगा, जो भी मैं इसमें कर सकता हूँ। ओके, अब दूसरी बात समझते हैं कि हम ये कह रहे हैं सम ऑफ एचपी का फॉर्मूला नहीं है। तूने कहा 3 5 7 एपी में है, तूने इसका सम ऑफ एपी निकाल लिया। क्या आया सम? 7 5 12 3 15, तीनों टर्म्स का सम 15 आया। फिर तूने कहा जी अगर 3 5 और 7 एपी में है तो बोले तो 1/3
1/5 1/7 HP में होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब तुझे इसका सम निकालना है, तो तेरे अगर फॉर्मूले के हिसाब से चले तो 1/15 आना चाहिए इसका सम, है ना, क्योंकि एपी का सम 15 आ रहा था, बस इसका रेसिप्रोकल कर दो। अब देख लेते हैं आज इसका सम क्या आएगा। सम आया 1/3 + 1/5 + 1/7, नीचे बना 105, इनका बना एलसीएम, 3 से ये कटा 35, 5 से कटा 21, 7 से गया 15, क्या सम आया भाई 21, 15, 36, 71। एपी वाले के हिसाब से फॉर्मूले से तो 1/15 आना चाहिए था सम, क्योंकि सम का भी रेसिप्रोकल कर दो, बट हुआ तो नहीं है सर, नहीं होगा कभी भी, कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं है, सम नहीं निकलता इसका ना, ना पूछेगा कोई तुझसे और पूछेगा भी नहीं। 1-2 क्वेश्चन है पुराने सब्जेक्टिव, उसमें रेंज निकलवाते हैं, रेंज निकाल सकते हैं क्वेश्चंस की, सम की भी, एग्जैक्ट सम तो कभी ना निकाल पाएंगे। तो एनएच सम की बात करेगा, बेसिक बातें कर रहा होगा, सम की बातें नहीं करेगा वो एचपी में कभी। अब नेक्स्ट बात, अब हार्मोनिक मीन पे आ जा। हार्मोनिक मीन कैसे निकाले जी? 1/, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन निकाल, हार्मोनिक मीन इसका उल्टा हो जाएगा। और अगर हमें वैसे निकालना हो, अभी बनवाता हूं देख फॉर्मूला उसका भी। हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 1/, अर्थमेटिक मीन। चल भाई करे, तो हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, सबसे पहली चीज तो HM ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैसे निकालें। लेट्स से नंबर्स हैं A और B, तूने इनका हार्मोनिक मीन निकाला, तो दोस्त इनका हार्मोनिक मीन होगा कुछ H, इनका हार्मोनिक मीन होगा कुछ H। तो अगर H A और B का हार्मोनिक मीन है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि A, H एंड B तीनों HP में होंगे। अगर H इन 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन है, तो A, H एंड B उनके साथ HP में होगा। और अगर ये HP में है, तो मैंने अभी तुझसे कहा HP का तो कोई फॉर्मूला, HP नहीं है कुछ भी, AP का उल्टा है, ये बोल। मैं सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ HP के, ऐसे मैंने कहा ये HP में होना चाहिए, यानी कि इनका रेसिप्रोकल AP में होना चाहिए। ठीक है जी, अगर ये तीनों AP में, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म 2/H इज इक्वल टू 1/A + 1/B। सॉल्व करिए, ए बी ऊपर आएगा A + B, H की वैल्यू बन जाएगी, देख भाई ये सॉल्व करते ही, ट्वाइस ऑफ AB अपॉन A + B। ये भी याद होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमने कहा हमें तो n नंबर्स का HM चाहिए। अरे तो तू n नंबर्स जो भी हैं, मान लीजिए हैं तेरे n नंबर्स, A1 A2 up to A3 are n harmonic means, sorry n numbers, या x1 x2 x3 up to xn, ये n नंबर्स। तुझे इनका हार्मोनिक मीन निकालना है, सबका रेसिप्रोकल ले और फिर AM निकाल दे उस चीज का। सो AM ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल्स, AM ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल्स निकाल, और ये वैल्यू 1/H के बराबर होगी। यानी कि AM तो इनका कैसे निकालेगा, 1/H, लेट्स से इनका H कुछ HM है, या HM ही लिख इसको, 1/HM इज इक्वल्स टू, सबका रेसिप्रोकल कर भाई, कोई निकलवाएगा नहीं तुझसे ये सब चीजें, मैं बस बता रहा हूं।
पता तुझे रहना चाहिए। तो भाई ये बन जाएगा, यानी कि सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल ले, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लगा, am आएगा, am होता है 1/hf। यहां से तो इसका आंसर निकाल सकते। आगे बढ़े दोस्त। तो बच्चे सर वो 1/hm लिखा है ना, hm of 2 numbers। बिल्कुल 1/hf। कर दो जरा, एन हार्मोनिक मीन्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पे द हार्मोनिक मीन of the roots of the equation सबसे पहली चीज तो जी इन दोनों इस इक्वेशन के रूट्स का हार्मोनिक मीन निकालिए। मैंने कहा लेट्स से रूट्स हैं इसके अल्फा और बीटा, तो आप मुझे ये चाहते हैं ना मैं इन दोनों अल्फा और बीटा नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालूं, तो इसका हार्मोनिक मीन होगा ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। पहले तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। एक बात, अब देखो इसके मैं रूट्स निकाल सकता हूं भाई, अल्फा बीटा निकालूं फिर इसकी जगह वैल्यूज पुट करूं, सारे काम करूं, आसान नहीं होगा बट रूट निकालना। तीनों इरेशनल कोएफिशिएंट्स, अगर तीनों इरेशनल कोएफिशिएंट्स हैं तो आसान नहीं होगा रूट्स निकालना, राइट। बट अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वी नो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। So sum of roots is minus b by a and product of roots is c by a, यानी कि ये चीज c by a के बराबर आया करती थी, ये चीज माइनस b by a के बराबर आती है, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच जाएगी ट्वाइस ऑफ c अपॉन माइनस b। c क्या है 8 + 2 √5 है भाई, और b क्या है माइनस टाइम्स 4 + √5 है। तुझे क्या चाहिए माइनस b, यानी कि 4 + √5 बन जाए। यानी कि h बना भाई -2, c क्या है 8 + 2 √5 डिवाइडेड बाई b क्या है माइनस के 4 + √5, माइनस माइनस प्लस, ऊपर से क्या कॉमन ले सकता है 2,
ऊपर से 2 कॉमन लेगा, देख अंदर क्या बचेगा 4 प्लस रूट 5 कटा 4। एक और क्वेश्चन कराना है, पी वाई क्यू। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं हम क्वेश्चन एचपी के। हाँ जी, ये सारी टर्म्स एचपी में दी गई हैं। फर्स्ट टर्म आपको एचपी की 5 दी है, 20th टर्म 25 दी है। पूछा गया है छोटी से छोटी वो n की वैल्यू बताई जाए जिससे कि हमारी टर्म नेगेटिव बन जाए। हमने कहा ठीक है बताते हैं, ओके कैसे बताएं जी। हमने कहा सबसे पहले बात तो देखो यार, ये आपने एचपी में दिया हुआ है मुझे। अगर A1 A2 A3 ये सब एचपी में है बहुत दोस्त, तो 1/A1 1/A2 1/A3 ये सब एपी में होगा। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें एडवांस 2012। आसानी होता है इसके क्वेश्चन, कुछ नहीं होता इसमें। तो अगर ये सारे एचपी में हैं तो इसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। हमें क्या क्या पता है, हमें कुछ चीजें पता है। देख एक बात, हमें A1 पता है 5 है, तो हमारे पास 1/5 से चलते चलते 20th टर्म भी पता है हमें एपी की 1/25 होगी। तो इस एपी के अंदर T1 टर्म 1/5 है और टर्म 20 1/25 है। इस इंफॉर्मेशन से क्या करोगे, अबे डी निकाल, और क्या करना है, डी निकालना है बस तेरे को। डी कैसे निकलेगी जी, T20 होता है दोस्त T1 प्लस 19 टाइम्स डी। तेरे पास दोनों वैल्यूज हैं, 1/25 इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 19D। तूने यहां से निकाला 5 माइनस के 4/25, तो माइनस के 4/25 इंटू 19 आया भाई डी। कैलकुलेट करेगा तो जल्दी करनी होती है सब चीजें। ये आ गया, ठीक है जी। अब तूने कहा कि इसकी मुझे यही तो चाहिए कि कब TN 0 होगा। भाई जब AN 0 होगा यानी कि HP की टर्म 0 होगी तो AP की भी टर्म ऑब्वियसली 0 होगी, क्योंकि 1/में ही तो है। तो मैंने कहा TN 0 हो जाए। TN क्या है भैया, TN है जी 1/A1 क्या है, ओके,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0 होना चाहिए। 1/a1 क्या है जी, मतलब 1/t1 क्या है 5 है, 1/5 है, मतलब tn को ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, टर्म 1 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टर्म 1 की वैल्यू 1/5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो निकाल के आया देखो पीछे, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि 1/5 should be less than n minus 1 into 4/25 into 19 होना चाहिए। क्या करें, ये काट दे, इसको उधर ले जा, तो ये बन गया 95/4 should be less than n minus 1 प्लस 1 कर दे, लेस देन n कर दे, तो n की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए 99/4 से। 99/4 is 24.75, तो n should be greater than 24.75, जिससे कि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो 25 होना चाहिए n। तो 24.75 से जस्ट बड़ा पहला इंटीजर 25 आएगा। Hence 25th term will be the first term of this HP which will be negative. AP से करा है, देख ले पूरा क्वेश्चन सॉल्व। AP का एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 10th में करा है हमने AP में, HP की बात कर रहे हैं इसलिए जेई ने दिया है बस, वरना यही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम AP के 10th क्लास में करके आए हैं। देख लेना एनसीईआरटी में कौन सी पहली टर्म नेगेटिव होगी। ठीक है जी, चलिए अब दूसरे बच्चे आ चुके हैं। कल हम पूरा सीक्वेंस तो खत्म कर ही देंगे, सीक्वेंस तो अब ज्यादा देर का नहीं बचा है, प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन बचा है और एजीपी बचा है, तो देखते हैं कहाँ तक सीरीज में कहाँ तक पहुंच पाते हैं। सिग्मा की प्रॉपर्टीज भी कराई देंगे। चलो टाटा बाय बाय, आ चुकी है पूरी क्लास और थैंक यू सर। ओके।